नमस्कार दोस्तों। G7 की हालिया बैठक में हमने देखा कि किस तरह से विश्व के सबसे विकसित जो 7 देशों का समूह है, जिसके कारण इसे G7 कहा जाता है। पहले ये G8 था, रशिया को बाद में इसे अलग कर दिया गया, अब ये G7 हो गया। तो विश्व के सबसे विकसित 7 देशों के समूह ने किस तरह से चीन के विरुद्ध अपनी एक रणनीति बनाई और चीन के विरुद्ध किस तरीके से खुद को एकजुट करने का काम किया और पूरे संसार को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि चाइना की जो नीतियां हैं, जो आक्रामक नीतियां हैं, वह विश्व के हित में नहीं है। लेकिन यह तथ्य भी समझने की जरूरत है कि विश्व के विभिन्न देश विभिन्न तरीकों से, भांति भांति के तरीकों से चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। और जिन क्षेत्रों में यह डिपेंडेंसी है, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल्स का। अब ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, नाम से ही जाहिर है कि ये रेयर होते हैं। रेयर होने का मतलब कि ये हर जगह, हर समय, हमेशा प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होते। तो इस समय इनकी उपलब्धता चाइना में है। इन रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग होता है स्मार्टफोन बनाने में, लैपटॉप बनाने में, कंप्यूटर्स बनाने में। और अब जब क्लीन एनर्जी का जमाना आ गया है, जब हरित ऊर्जा पर संसार को चलाने की बातें हो रही हैं, हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कवायद हो रही है, विश्व के विकसित देशों पर हरित ऊर्जा के इस्तेमाल का दबाव बढ़ रहा है, तब जो विद्युत चालित कार है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके इस्तेमाल में भी रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा विंड टर्बाइन्स बनाने में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये मिलते हैं चाइना में। तो विश्व के जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये जो संसार के अति विकसित देश हैं, और ख़ास तौर से कहा जाए तो ये जितने G7 के देश हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का काम, विंड टर्बाइन्स बनाने का काम, यानी ऐसा हर काम जो क्लीन एनर्जी की तरफ इनको लेके जाता है, उसके लिए इन्हें जो तत्व प्राप्त करने हैं वह चाइना से प्राप्त कर रहे हैं। यानी इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति चाइना से होती है। अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स की 80% इंपोर्ट चाइना से करता है। यूरोपियन यूनियन 98% इंपोर्ट चाइना से करता है। तो अब ऐसे में जबकि G7 देशों ने यह तय किया है कि वह चाइना के विरुद्ध अब कदम उठाएंगे, चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी चल रही है हांगकांग के प्रति या फिर ताइवान के प्रति या फिर अपने जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर, तो इसका एक प्रभाव क्या इन रेयर अर्थ मेटल्स की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है, यह देखने की बात है। लेकिन अब संसार के देशों को यह भी तय करना है कि यदि वे चाइना को बायकाट करना चाहते हैं, चाइना को किनारे करना चाहते हैं, चाइना के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप को कम करना चाहते हैं, तो उनके पास चीन का विकल्प क्या है और चीन में मिल रहे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या विकल्प है। एक तरीका ये खोजा गया है कि रिसाइकलिंग पर काम किया जाए। यूरोप में यह उम्मीद जताई गई है कि यदि यूरोप अपने यहाँ रिसाइकलिंग करना शुरू करे तो वह अपने रेयर अर्थ मेटल्स का लगभग 30% तक फिर से उपयोग में ला सकता है। यानी अभी जहाँ उसकी उपलब्धता आयात उसका 98% चाइना से है, वह हो सकता है कि भविष्य में कम हो, लेकिन यह शून्य फिर भी नहीं हो पाएगा। यानी विश्व के जो सभी देश हैं ये कहीं ना कहीं आपस में गुत्थम गुत्था तो है, एक दूसरे की ज़रूरत की आपूर्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये करते हैं। लेकिन जब उसमें कोई चीन जैसा देश एक उभर के आ जाता है जो अपनी बृहद चाइना, ग्रेटर चाइना की नीति को लेकर के बड़े एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ता है, तो संसार के देशों के सामने यह एक चुनौती आ जाती है कि उस देश पर अपनी निर्भरता को कैसे कम किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक शोधों की ज़रूरत है, इसके लिए अमीर देशों को आगे आने की ज़रूरत है। अगर G7 एंटी चाइना पॉलिसी पर जोर दे रहा है तो G7 उन विकल्पों को भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े कि वह कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जो हम अभी चाइना से प्राप्त कर रहे हैं और कैसे उन चीज़ों का उत्पादन किसी भी तरीके से हम अन्य देश में करें जिससे हमारी चीन पर निर्भरता कम से कम हो। सिर्फ बायकॉट चाइना करने से काम नहीं चलेगा। चाइना का बायकॉट करने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम चीन से मिल रही वस्तुओं के
का विकल्प क्या ढूंढ के लेके आते हैं। अगर आप विकल्प नहीं खोज पाएंगे तो फिर आपके बड़े बड़े मंचों से कही जाने वाली ये बातें सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पनाएं साबित होंगी और कहीं ना कहीं आपके महत्व में भी कमी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।